हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपका सबसे पहले हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। जैसे कॉल मनी मार्केट है, नोटिस मनी मार्केट, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स और एक है रेपो एंड रिवर्स रेपो। ये मैटर में बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, सच्ची बता रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो ये सारे हम कर लेंगे, विद क्वेश्चंस भी हम कवर कर लेंगे। के बाद हम नेक्स्ट कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। वो थोड़ा-सा टाइम ले सकते हैं, बट वो भी सिंपल है। मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छे से करा दूँगा कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड, आप आराम से मैनेज कर लोगे। छोटा-सा वीडियो फटाफट हम खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के कई सारे टाइप्स होते हैं। और अब ये समझ जाइए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो ट्रेडिंग होता है, यहाँ पर नॉर्मल इंडिविजुअल्स लोग इसमें ट्रेडिंग नहीं करते, बड़े-बड़े लोग करते हैं। बड़े-बड़े लोग आपस में डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यानी अगर मान लीजिए मुझे आपसे पैसा लेना है या मुझे आपको पैसा देना है, आपको पैसा लेना है, तो हमारे बीच में जो लेन-देन होगा, और हम लोग कौन है? बड़े-बड़े लोग हैं। मे बी मैं म्यूचुअल फंड हूँ या फिर मैं बैंक हूँ, आप भी बैंक हो, या फिर मैं बैंक हूँ, आप कॉर्पोरेट एंटिटीज हो। तो बड़े-बड़े लोग में आपस में लेन-देन होता है विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और ध्यान रहे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूजुअली जो टाइम पीरियड होता है वो 1 दिन का भी होता है, 1 दिन के लिए भी लेन-देन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूजुअली 1 साल का होता है। 1 दिन से 1 साल तक का टाइम पीरियड हमारा यहाँ पर होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। तो एक-एक करके मैं यहाँ पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जो टाइप्स है वो एक-एक करके डिस्कस करूँगा। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एक ही तरीके से होना है। बस आपको थोड़ा-सा नॉलेज रहना चाहिए, ताकि बाय चांस कोई एमसीक्यू वगैरह है तो आप सँभाल सको। तो देखिए, पहला कॉल या फिर नोटिस मनी मार्केट। ये क्या होता है यहाँ पर? ये कॉल मनी मार्केट या फिर नोटिस मनी मार्केट। यहाँ पर मान लीजिए बैंक टू बैंक, मैंने लिख भी रखा, देखिए बैंक टू बैंक। एक बैंक दूसरे बैंक को अप्रोच करता है। मान लीजिए मैं बैंक हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मुझे 1 दिन के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो मैं आपको अप्रोच करूँगा, आपको बोलूँगा मुझे अब 1 दिन के लिए पैसे दे दीजिए, मैं 1 दिन के बाद आपको लौटा दूँगा ये विथ इंटरेस्ट। तो ये हो गया कॉल मनी मार्केट। यानी कॉल मनी मार्केट में क्या होता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है, वो या तो उधार देती है या फिर बोरो करती है ऑन कॉल, दैट इज ओवरनाइट, 1 दिन के लिए। इन ध्यान दें, कॉल मनी मार्केट में 1 दिन के लिए लेन-देन होता है। मतलब मैंने आज आपसे बोरो किया तो 1 दिन के बाद आपको ओवरनाइट, 1 दिन के बाद मैं आपको चुका दूँगा। 2 रात भी नहीं लगाऊँगा, 1 रात के बाद ही 1 दिन में ही चुका दूँगा आपको मैं पैसे। दैट इज़ हो गया कॉल मनी मार्केट। वही नोटिस मनी मार्केट भी सेम चीज़ ही है। यहाँ पर भी एक बैंक दूसरे बैंक को अप्रोच करती है, बस यहाँ पर टाइम पीरियड जो होता है वो 2 दिन से लेके 14 दिनों का होता है। यानी दोनों में फ़र्क क्या? कॉल मनी मार्केट 1 दिन का होता है, नोटिस मनी मार्केट 2 दिन से लेके 14 दिनों तक टाइम पीरियड रहता है। तो ये हो गया कॉल ऑब्लिक नोटिस मनी। फिर आ गया ट्रेज़री बिल। ट्रेज़री बिल्स यूजुअली जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो गवर्नमेंट ट्रेज़री बिल्स इश्यू करके क्या करती है? इंडिविजुअल से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से पैसे लेती है। तो यहाँ पर ट्रेज़री बिल्स, ध्यान रहे, कौन इश्यू करेगा? ट्रेज़री बिल एक प्रोमिसरी नोट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है डिस्काउंट में। डिस्काउंट मतलब मान लीजिए ट्रेज़री बिल में, प्रोमिसरी नोट में फेस वैल्यू लिखा हुआ रहेगा। तो मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूँ और मैंने आपको एक ट्रेज़री बिल दिया जिसमें फेस वैल्यू लिखा हुआ है ₹100। ये बिल मैंने आपको दिया है और मैंने आपको बोला कि 2 महीने के बाद, मान लीजिए 2 महीने के बाद आप क्या करना, ये मुझे बिल वापस देना, मैं आपको ₹100 दूँगा। तो मैंने एक प्रोमिसरी नोट दिया आपको, जिसके फेस में लिखा हुआ है ₹100। वो ₹100 मैंने आपको वादा किया कि मैं 2 महीने के बाद दूँगा। तो आप बताइए, आज आप मुझे थोड़ी ना ₹100 दोगे, आज तो मुझे कुछ कम दोगे ना, ताकि इंटरेस्ट सहित आपको ₹100 मिल जाए। तो आपको मैं आज 100 में इश्यू नहीं करूँगा, मान लीजिए मैं आपको ₹95 में इश्यू करूँगा डिस्काउंट में। ₹95 में मैं आपको इश्यू करूँगा, फिर 2 महीने के बाद आपको मैं क्या करूँगा, वापस से आपसे प्रोमिसरी नोट लेके आपको मैं ₹100 लौटा दूँगा। यानी कहने का मतलब, आज मैं आपसे ₹95 ले रहा हूँ और बाद में इंटरेस्ट सहित मैं आपको ₹100 चुका दूँगा। तो फेस वैल्यू ₹100 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो ट्रेज़री बिल है, जो प्रोमिसरी नोट है, वो इश्यू होगा 100 से कम में, यानी डिस्काउंट, उसी को डिस्काउंट बोला जाता है, और जो डिफरेंस रहता है, वो डिस्काउंट होता है। मान लीजिए आज मैंने 95 में इश्यू किया है और 100 का फेस वैल्यू मैंने दिया प्रोमिसरी नोट का, मतलब आप ₹5 कमाओगे। मतलब ₹5 मैंने जो डिस्काउंट आपको दिया है, वही ₹5 डिस्काउंट ही क्या है? यूजुअली इंटरेस्ट है वो, जो इंटरेस्ट आप कमाओगे, है ना? तो ये हो गया ट्रेज़री बिल। आई थिंक क्लियर हो चुका है। फिर इसके बाद आता है ट्रेज़री बिल का। मैं काम करते क्वेश्चन है, पहले वो करा देता हूँ मैं साथ-साथ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, आरबीआई ने सोल्ड किया 91 डे का ट्रेज़री बिल ऑफ फेस वैल्यू ₹100 एट एन यील्ड ऑफ 6%, व्हाट वाज द इश्यू प्राइस? तो यहाँ पर बताया कि ट्रेज़री बिल बेचा गया 91 डेज का, फेस वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर इश्यू प्राइस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 100 से कम होगा, और 6% यहाँ पर यील्ड रिक्वायर्ड भी बता दिया, तो 6% तो पर एनम होगा, तो 91 डेज का कितना होगा इफेक्टिव रेट? देखिए 6% इंटू 91/365 कर दिया, तो मैंने बोला कि 91 डेज का इफेक्टिव रेट तो यही होगा 1.496%। तो ये ₹100 में तो आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडिंग है,
तो मैं क्या करूंगा, 100 को प्रेजेंट वैल्यू में खींचूंगा 1.01496 से, यानी 1.496% से जो प्रेजेंट वैल्यू में खींचूंगा वही इसका इशू प्राइस होगा। इशू प्राइस इसका क्या रहा, 98.53 आ रहा है, जो कि इसका क्या है, इशू प्राइस है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग एक और तरीका भी मैंने रखा, 100 डिवाइडेड बाई 1+6% पूरा नहीं लेंगे, इंटू 91/365 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 91 डेज का। तो आपका इफेक्टिवली ये फैक्टर आ रहा है इंटरेस्ट रेट का। तो अकॉर्डिंगली 98.53 में मैं आपको आज इशू करूंगा, और फिर बाद में इंटरेस्ट सहित आप देख लीजिए 98.53 प्लस 1.496% इंटरेस्ट सहित आपको 100 रुपीज बाद में मिल जाएगा। बस बात खत्म। तो मैंने ट्रेजरी बिल का कंसेप्ट और ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉमर्शियल पेपर क्या चीज होती है ये समझ लीजिए। कॉमर्शियल पेपर बेसिकली आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट, यानी आप देखिए मान लीजिए मैं कॉर्पोरेट एंटिटी हूँ, बड़ी एंटिटी हूँ मैं, तो मैं मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसों की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही मेरी पैसों की जरूरत है मुझे। तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, तो बैंक ने तो लूट मचा के रखा है, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, मोनोपोली मार्केट बनाया हुआ था एक समय में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। तो मैंने सोचा कि एक दूसरा मीडियम ढूंढते हैं, ये बैंक लोग तो हमें हमारा जीना खराब करके रखे हुए, बहुत इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बैंक से वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना कोई सेंस नहीं बनता। तब आया कॉमर्शियल पेपर, जो आरबीआई ने निकाला था, जहां तक मुझे पता है आरबीआई ने निकाला था कॉमर्शियल पेपर। और ये कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ये कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट के बीच में होता है। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी से पैसे उधार लेती है और बदले में प्रोमिसरी नोट इशू करती है, वो होता है कॉमर्शियल पेपर। हालांकि यहाँ पर ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाना है, कॉमर्शियल पेपर बैंक के सहारे इशू करवाया जाता है, बैंक को ब्रोकर बना के, हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। आप बस इतना अभी समझिए, कॉमर्शियल पेपर के जरिए एक कॉर्पोरेट एंटिटी दूसरे कॉर्पोरेट एंटिटी से पैसे उधार लेती है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो मैंने आपको 10 करोड़ का कॉमर्शियल पेपर इशू किया, तो आज मैं आपसे थोड़े ना 10 करोड़ लूंगा। अगर मान लीजिए 3 मंथ्स के लिए मैंने आपसे बोरो किया, 10 करोड़ का कॉमर्शियल पेपर आपको इशू किया, तो 3 महीने के बाद आपको मैं 10 करोड़ रुपीज दूंगा, तो आज तो प्रेजेंट वैल्यू में तो 10 करोड़ से कम ही दूंगा ना मैं आपको। तो वही बात आ रही है कॉमर्शियल पेपर की, यानी कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। अनसिक्योर्ड होता है, कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट के बीच में यहाँ पर कोई कोलेटरल वगैरह यूजुअली नहीं लिया जाता। अनसिक्योर्ड एंड नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट होता है, जो कि इशू कौन करती है, हाई रेटेड कॉर्पोरेट एंटिटीज, एरी गैरी एंटिटीज नहीं। इस पे भी कुछ कुछ लिमिट रहता है, बड़ी कंपनी होनी पड़ेगी जिनका नेटवर्थ बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। वो सब हमें नहीं मतलब कि कितना होना चाहिए, वो मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा अभी, तो वो आप गूगल करोगे मिल जाएगा, वो सब आपके लिए सिलेबस में है भी नहीं। तो हाई रेटेड कॉर्पोरेट एंटिटीज जो बड़ी एंटिटी होती है, उन्हें शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करती है, बैंक को अप्रोच ना करते हुए किसी दूसरे कॉर्पोरेट एंटिटी को अप्रोच करती है और उनसे पैसे उधार लेती है, बदले में प्रोमिसरी नोट यानी कॉमर्शियल पेपर इशू करती है, और फिर बाद में मैच्योरिटी में वापस से कॉमर्शियल पेपर रिटर्न लेके आपको पैसे दे देंगे, बस बात खत्म। तो देखिए कॉमर्शियल पेपर इज इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, ये तो होना ही था, हर जगह में ये होगा। आपका फेस वैल्यू जो प्रोमिसरी नोट इशू करेंगे उसका डिस्काउंट में इशू किया जाएगा। जैसे पहला एक क्वेश्चन भी हमने देखा था ट्रेजरी बिल में भी ये कहानी थी आपकी। देखिए 100 रुपीज का फेस वैल्यू का ट्रेजरी बिल इशू किया, बट पैसे तो आज 98.53 लिया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट में इशू किया जाएगा ताकि इंटरेस्ट सहित वो फेस वैल्यू बन जाए। वैसे सेम यहाँ पर भी वही होने का है। और इसका पीरियड भी क्या रहता है, देखिए शॉर्ट टर्म पीरियड, सारे मैंने बोला ना, सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर मैक्सिमम 1 ईयर का होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता, 1 डे से 1 ईयर के बीच में। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 7 डेज से 1 ईयर का, कमर्शियल पेपर का। तो कमर्शियल पेपर का भी आई थिंक एक क्वेश्चन है, वो भी मैं साथ साथ ही कराना पसंद करूंगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 71, जेट कंपनी लिमिटेड ने कमर्शियल पेपर 10 करोड़ का इशू किया। तो थोड़ी ना 10 करोड़ रुपीज आज इशू प्राइस होगा, 10 करोड़ तो फेस वैल्यू रिडम्सन अमाउंट है 10 करोड़ जो है। डेट ऑफ इशू क्या, 16 जनवरी 2019, और डेट ऑफ मैच्योरिटी 17 अप्रैल 2019, 91 डेज का टाइम पीरियड दे दिया। इंटरेस्ट रेट इतना है, तो हम इससे सबसे पहले क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट निकालेंगे, या फिर आपको पता एकदम शॉर्टकट तरीका क्या है, 10 करोड़ जो है, 10 करोड़ को हम प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे, क्योंकि ये तो फेस वैल्यू रिडम्सन अमाउंट है। इशू प्राइस क्या होगा, हम बोलेंगे 1+12.04% इंटू 91/365, क्योंकि 12.04% तो पर एनम है, 12.04 इंटू 91/365, यार है 3.00175% है, 1+3.00175%, 1.30300 समथिंग 17 आ रहा है ना, यानी इसको 1.03002 भी लिख सकते हैं, 17 को 2 बना दिया, तो वही यहाँ पर आप देखिए 3.002% है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, ये देखो 10 करोड़ को हम सीधा क्या करेंगे, इससे आपका आएगा 10 करोड़ डिवाइड बाई ये वाला आएगा 1.03002 आएगा आपका।
आप देख लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 1.03002 राउंड ऑफ कर दिया 9.70854955 कर सकते हैं 9.7055 करोड़। इतना आज का इशू प्राइस जो है वो ये होगा। क्वेश्चन ही पूछा व्हाट वाज द नेट अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी ऑन इशू ऑफ सीपी। कमर्शियल पेपर को इशू करने पर कितना आपका अमाउंट रिसीव हुआ, तो ऑब्वियसली बात है इतना इशू होगा। और बोले इंटरमीडिएट चार्जेस इग्नोर कीजिए। यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादा इंटरमीडिएट चार्जेस यहाँ पर लगता नहीं, बस हाँ एक बैंक को ऐसे ब्रोकर हम यूज करते हैं तो वहां पर हल्का फुल्का इंटरमीडिएट चार्ज लग सकता है, तो वो हम इग्नोर करने को बोला मैं से, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई बैंक का चार्जेस होता तो वो भी फिर हम माइनस करते हैं। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो 10 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू जो है यही अमाउंट आज इशू करने पर मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट में इशू होगा। तो आई थिंक कमर्शियल पेपर भी मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया और इसके साथ साथ इसका क्वेश्चन भी करा दिया। अब बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे कमर्शियल पेपर एक कॉर्पोरेट एंटिटी दूसरे कॉर्पोरेट एंटिटी को इशू करके पैसे उधार ले रही है। जैसे मान लीजिए रिलायंस ने क्या किया, ट्राइडेंट को इशू किया, रिलायंस ने मान लीजिए टीसीएस को दिया, इन्फोसिस को दिया, कंपनी टू कंपनी। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है ना वो बैंक टू कंपनी होता है। जैसे मान लीजिए बैंक को जब भी पैसों की जरूरत होती है ना वो आरबीआई के पास जाती है या गवर्नमेंट के पास जाती है। बैंक को जब भी पैसों की जरूरत होती है ना, वो रेपो रेट में भी आरबीआई से भी पैसे उठा सकती है। बट अगर मान लीजिए बैंक को और पैसों की जरूरत है तो बैंक कई बार कॉर्पोरेट के पास जाती है, बोलती है कि कॉर्पोरेट भाई साहब हमें आप पैसा दीजिए, हमें आरबीआई वगैरह से तो जितना पैसा था ले लिया, हमें और पैसों की जरूरत है। मान लीजिए बैंक को पैसों की और जरूरत है और बैंक के पास सारे रास्ते बंद हो गए, तो बैंक अभी कॉर्पोरेट एंटिटी के पास जा रही है। मान लीजिए बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट एंटिटी से रिलायंस वगैरह लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट एंटिटी के पास जाएगी और उनको क्या करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके उनसे पैसे ले लेगी। तो मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैं बैंक हूं, आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी हो, मैंने आपको 10 करोड़ का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैंने आपको इशू किया। ये प्रोमिसरी नोट है जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, ये मैंने आपको इशू किया। और 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद मैं आपको पैसे दूंगा 10 करोड़, मैंने बोल दिया जिसकी फेस वैल्यू 10 करोड़ है। तो आज थोड़े ना मुझे आपसे 10 करोड़ मिलेगा, आज तो डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगा, इंटरेस्ट माइनस करके हटा के। तो वही आपका इशू प्राइस होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा होगा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपका बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोमिशनरी नोट इशू करती है, जिसे हम कॉर्पोरेट, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं, और ये किसे इशू करती है, कॉर्पोरेट एंटिटीज, और बदले में पैसे ले लेती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रैक्टिकल कंसेप्ट एक ही है, तरीका एक ही है सॉल्व करने का, कुछ अलग नहीं है। अब कमर्शियल बिल्स, बस एक ये बताना मुझे, और आगे फिर रेपो रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे। देखिए कमर्शियल बिल्स क्या चीज। कमर्शियल बिल्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको गुड्स जो है ना क्रेडिट में सेल किए, 1 लाख रुपीज का गुड्स मैंने आपको क्रेडिट में सेल किया, आप मुझे 3 महीने के बाद पैसे दोगे। आज नहीं दोगे, 3 महीने के बाद आप मुझे पैसे दोगे। तो ये 1 लाख रुपीज मुझे तो मिलेंगे कब, मैंने जो गुड्स आपको क्रेडिट में बेचा 3 महीने के बाद पैसे मिलेंगे। तो 1 लाख रुपीज मुझे आज ही जरूरत है, मुझे तो पैसों की आज सख्त जरूरत है। तो मैंने क्या किया, आपका जो आप मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज आपसे मुझे मिलेगा, जो मैंने आपको मतलब मैंने आपसे बिल ले लिया होगा ना, फिर पोस्ट डेटेड चेक लिया होगा, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज लिया होगा, जिसके जरिए मतलब ये कंफर्म होता है कि आप मुझे 3 महीने के बाद पैसे दोगे। ये जो बिल है ये मैं क्या करूंगा, जो मुझे आपसे 3 महीने के बाद पैसा मिलना है 1 लाख रुपीज, मैं इसको बैंक में जाके डिस्काउंटिंग करा लूंगा, उसको कहते हैं कमर्शियल बिल्स। बैंक में डिस्काउंटिंग कराऊंगा, मैं बैंक वाले को बोलूंगा देखो मुझे मेरे कस्टमर से 1 लाख रुपए मिलने 3 महीने के बाद, आप मुझे आज ही दे दीजिए। तो बैंक क्या आज आपको 1 लाख देगी, नहीं, वो उसमें से अपना इंटरेस्ट, अपना जो कमीशन इंटरेस्ट वगैरह माइनस करके आपको देगी। तो 1 लाख बैंक नहीं देगी, मान लीजिए बैंक आपको 97,000 देगी, और फिर बाद में बैंक को कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, 3,000 बैंक की कमाई है। तो जब हम बिल को डिस्काउंट कराएंगे तो जितना बिल का अमाउंट है उतना नहीं मिलता, कम मिलता है हमें। तो उसी के रिलेटेड एक आईसीआई का एग्जांपल है, वो फटाफट से डिस्कस करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए बैंक ने री डिस्काउंट करा, एक कमर्शियल बिल था, एक कमर्शियल बिल था बैंक के पास कस्टमर से लिया हुआ, बैंक वापस से दूसरे बैंक के पास जाके री डिस्काउंट करा दी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, आप मेरे कस्टमर हो, मैं सप्लायर हूँ, मैंने बैंक को डिस्काउंट करवा के पैसे लिया, अब बैंक वापस उसको डिस्काउंट करा रही है। एक कमर्शियल बिल विद फेस वैल्यू ₹100 एट द रेट 15% फॉर 2 months विल फेच 97.50। मतलब बैंक को 97.50 मिल रहा है, यहाँ पर बता दिया, और यहाँ पर पूछा यील्ड निकालिया। मतलब बैंक को कितना रुपया मिल रहा है, 97.50 मिल रहा है, और ₹100 का फेस वैल्यू का कमर्शियल बिल दिया है। तो बैंक का कितना खर्चा लग रहा है, 2.5 खर्चा लग रहा है, इसमें 97.5 में लग रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पर समझेंगे। आप देखिए यहाँ पर कि जो कमाने वाला जो है वो कमा कितना रहा है, कमाने वाला इंसान का यील्ड हम देखेंगे 97.5, वो आज पैसे दे रहा है, ठीक है, 97.5 पैसे दे रहा है, और बाद में उसे कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। अब जो नया बैंक है जिसने ये बिल डिस्काउंट करा के दिया है, जिसने बैंक बिल डिस्काउंट करा है, उसको तो 97.5 देना पड़ रहा आज,
आज तो 97.5 देना पड़ रहा है, क्योंकि 15% फेस वैल्यू में, ये 15% जो दिया हुआ नहीं, यील्ड नहीं है, फेस वैल्यू में। और 15% 2 महीने का कितना हुआ, एक साल का 15% है, तो 2 महीने का क्या होगा, 15 डिवाइड बाय 6, यानी 2.5% होगा, यानी इफेक्टिवली कितना हो रहा है, 2.5% है। तो पता है ये बैंक क्या कर रही है, 100 रुपीज का जो कमर्शियल बिल है उसमें से 2.5% काट के 97.5 रुपीज दे रही है। ये 2.5% यील्ड नहीं है, 2.5% डिस्काउंट काट के दे। तो 97.5 रुपीज हम आज दे रहे हैं, हमें फ्यूचर में कितना मिलेगा, 100 रुपीज मिलेगा। मतलब हम कितना कमाएंगे, बैंक कितना कमाएगी डिस्काउंटिंग के जरिए, 2.5 कमाएगी। कितना पैसा फंसा के, 97.5 पैसा फंसा के इंटू 100 करेंगे तो परसेंट आएगा। ये कितने महीने का होगा, 2 महीने का, हमें तो 12 महीने का चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 मंथ्स कर दो, इंटू 12 मंथ्स कर दो, एक साल का आ जाएगा। और एक साल का कितना है, 15.385% आ गया। ये आपका आंसर है, यील्ड खत्म, बात खत्म यहाँ पर ही। अब इसको मैंने एक और, मैंने खुद से ही एग्जांपल यहाँ पर रखा है। मान लीजिए हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि प्राइस सही है या नहीं। मान लीजिए फेस वैल्यू 100 है, यील्ड इतना कमाया जा रहा है, ड्यूरेशन 2 मंथ्स है, तो 100 रुपीज में इतना यील्ड है, तो 100 में से यील्ड निकाल देंगे, है ना, तो आपका इशू प्राइस आ जाएगा। तो ये देखिए 100 जो है, इसमें से मैंने क्या किया, यील्ड निकाल दिया, 1 + 15.385% का 2 महीने का ले लिया, तो मेरा 97.5 भी आ रहा है। जैसे मैंने पहले वाले केस में किया था, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर यील्ड दिया हुआ था 6%, तो मैंने 6% का इफेक्टिवली 1.496% निकाल दिया यहाँ पर। तो ये यील्ड है 6% जो हमने निकाला था। इस क्वेश्चन में भी एक और क्वेश्चन हमने किया था कमर्शियल पेपर का, यहाँ पर भी ये यील्ड है, इंटरेस्ट रेट जो है ना, ये यील्ड के बराबर है। ठीक है, बस इससे अब कंफ्यूज मत होना, ये जो इन्होंने दिया हुआ है ना, इन्होंने आगे क्वेश्चन ने बताया भी आगे चला के 97.5, ये 15% यील्ड नहीं है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कूपन की तरह, कूपन की तरह बोल सकते हो आप, कूपन जैसे रहता है ना, वो यील्ड नहीं, कूपन और यील्ड अलग होता है। इससे कंफ्यूज मत होना, यील्ड तो आपको निकालना है, मतलब 100 रुपीज का रिडम्पशन अमाउंट होगा, ये इशू प्राइस आप लिख सकते हो। ये क्या, ये इशू प्राइस है, ये रिडम्पशन अमाउंट है। तो आई थिंक ये भी आपका हो गया एकदम अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी मैं आपको कराऊंगा क्या पता है, रेपो रेपो रेट का एक क्वेश्चन कराऊंगा। 69 मैंने करा दिया, ये तो थोड़ा बाद में कराना, अभी नहीं कराना, कराऊंगा लेकिन लास्ट में कराऊंगा। अभी मैं रेपो रेट का क्वेश्चन कराऊंगा, ये भी मैंने आपको करवा दिया। तो बस खत्म ही हो जाएगा, रेपो रेट का क्वेश्चन कराते ही आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा। अब रेपो रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आरबीआई को मैं क्या करूंगा, ऐसे कोलेटरल में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह मैं दूंगा, उसको कहीं से भी लाऊं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स उसको मैं दूंगा ऐसे कोलेटरल, और बदले में मैं उसे फंड्स बोरो कर लूंगा। ये जब भी कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह जो रहती है, वो जब आरबीआई से पैसे उधार लेती है, और जो आरबीआई उन पे रेट लगाती है, उसे हम कहते हैं रेपो रेट, जिसे हम रीपर्चेस ऑप्शन बोलते हैं, फुल फॉर्म। और कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक के पास पैसा, पैसा ही पैसा, सरप्लस अमाउंट, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो बैंक है इसके पास डेफिसिट है फंड का, तो ये क्या करेगी, बोरो कर लेगी किसे, आरबीआई से बोरो कर लेगी। कौन से रेट पे बोरो किया जाता है, रेपो रेट में बोरो किया जाता है। मान लीजिए रेपो रेट है 6 से 6.25%, मान लीजिए 6.25% रेपो रेट है। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक के पास सरप्लस फंड है, तब थोड़े ना बैंक बोरो करेगी, तब बैंक इन्वेस्ट करेगी। कहां पर, आरबीआई में इन्वेस्ट कर सकती है। और जब वो इन्वेस्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं पता है, रिवर्स रेपो। और रिवर्स रेपो हमेशा रेपो से कम होता है, सी मान लीजिए 5.75% है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। अब ऑब्वियसली बात है, आरबीआई यहाँ पर राजा है, आरबीआई जब भी किसी को उधार देगी तो उसको इंटरेस्ट उससे ज्यादा लेगी, और जब खुद उधार लेगी तो इंटरेस्ट कम देगी। सिंपल सी बात है यहाँ पर, है ना। और इसके पीछे और भी कुछ कुछ कारण रहता है, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप सीधा समझिए, रेपो रेट ज्यादा होता है, रेपो रेट किसको देना पड़ता है, बैंक को देना पड़ता है, आरबीआई को। बैंक हमेशा ज्यादा रेट में बोरो करेगी, और जब बैंक इन्वेस्ट करेगी आरबीआई में तो कम रेट पे इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई राजा है। जैसे कस्टमर को बैंक लूटती है, वैसे बैंक को समझ लीजिए आरबीआई लूटेगी। यहाँ पर लूट नहीं दी, कुछ कारण भी होता है, बट आपको आई थिंक ये समझ में आ गया। रेपो रेट देखिए, रेपो रेट इज द रेट at which रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया lends टू कमर्शियल बैंक फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी ऐसे कोलेटरल क्या करती है आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है, बिना कोलेटरल के नहीं देगी, वो कोलेटरल रखेगी और बदले में क्या करेगी, आरबीआई उधार देगी किसको, कमर्शियल बैंक को।
उसे हम रेपो बोलते हैं। वो रिवर्स रेपो उल्टा होता है जहां पर आरबीआई उधार लेती है, यानी कमर्शियल बैंक लैंड करेगी आरबीआई को। और रेपो रेट जैसे कि हाई होता है ना रिवर्स रेपो से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आई थिंक रीपर्चेस ऑप्शन का ये कंसेप्ट भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको स्टार दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप जरूर से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं, एक बार रुक जाइए। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, बैंक ए एंटर्स इनटू ए रेपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी इन 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स एट द रेट 5.65% फॉर 8 करोड़। क्या समझ में? जैसे मैंने आपको कहा बैंक ए को पैसे की जरूरत है। अब बैंक ए ने मान लीजिए बैंक बी यानी आरबीआई का दरवाजा खटखटाया है और इनको बोल रहे कि मुझे 14 डेज के लिए पैसे उधार दे दीजिए। तो यहाँ पर बैंक बी जो कि आप मान लीजिए आरबीआई है, वो बैंक ए को पैसे उधार देगी और बदले में रेपो रेट चार्ज करेगी। क्या चार्ज करेगी? रेपो रेट बदले में चार्ज करेगी। अब यहां पर आप देखिए, रेपो रेट चार्ज करेगी लेकिन कोलेटरल भी तो लेने वाली है। बिना कोलेटरल के यहाँ पर आरबीआई बैंक को पैसे नहीं देगी। तो बोला भी गया कोलेटरल में 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स दिया जाएगा 8 करोड़ रुपीज का फेस वैल्यू का। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है उसका कूपन रेट कितना है? 10% कूपन रेट है। और ये वाला जो है ना 5.65%, यही रेपो रेट है। मतलब बोलिए ना, बैंक ए बैंक बी के साथ में रेपो में एंटर करेगा एट द रेट 5.65% फॉर रुपीज 8 करोड़। 8 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स मतलब यहाँ पर दिया जाएगा। जितने का कोलेटरल दिया जाएगा उतना आपको लोन मिलेगा। और ये रेपो रेट है, ध्यान रखिएगा अभी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी दिया जाएगा उसका कूपन रेट है कितना? 10%। assuming that clean price, the price that does not have accrued interest, यानी क्लीन प्राइस हमने पढ़ा हुआ है। क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस में क्या फर्क है? डर्टी प्राइस ही एक्चुअल प्राइस होता है, एक्रूड इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड रहता है। हम डर्टी प्राइस को ही हमेशा कंसिडर करते हैं। तो इन्होंने में क्लीन प्राइस दिया कितना? 99.42। और बताया इनिशियल मार्जिन भी रखेगा आरबीआई, ये हम डिस्कस कर लेंगे। एंड डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट भी 262 डेज। मतलब आपका इंटरेस्ट एक्रू होने का 262 डेज हो चुका है, लास्ट आपको इंटरेस्ट मिला हुआ। यानी 262 डेज का इंटरेस्ट एक्रूड है। मतलब 99.42 तो जो है वो क्लीन प्राइस है, इसमें 262 डेज का हमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा डर्टी प्राइस आएगा और वही डर्टी प्राइस को कंसिडर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर डर्टी प्राइस पूछा भी है कि निकाल के बताइए। तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, 99.42 आपका क्लीन प्राइस है, इस पर हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे। ये 99.42 जो है ये किसका है? मान लो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स का प्राइस है, क्लीन प्राइस। बट हमें क्लीन प्राइस में डर्टी प्राइस चाहिए। अब आप बताइए, इंटरेस्ट वगैरह क्या कभी भी मार्केट प्राइस, क्लीन प्राइस, डर्टी प्राइस में दिया जाता? नहीं, वो हमेशा फेस वैल्यू में दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर बोला नहीं पर हम एज्यूम करेंगे 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, क्योंकि 100 रुपीज का फेस वैल्यू का क्लीन प्राइस जो है 100 के आसपास घूमेगा। तो फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो आपका 100 रुपीज में 10% इंटरेस्ट होगा 262 डेज का। 262 डेज का हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट जोड़ेंगे 99.42 में। वही यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, डर्टी प्राइस में क्या होगा? क्लीन प्राइस में आप इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू में मिलता है 100 का 10%, क्योंकि 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है। तो 10% इंटू 262 डेज और 360 डेज लेने को बोला है। तो उस हिसाब से आपका प्राइस आ चुका 106.70। तो आप मुझे अब ये बताइए, अब जो एक आपका जो है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, एक गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जो है, उसकी करंट प्राइस आज की डेट में प्राइस कितने की? 106.70 की है। तो और प्राइस तो इतनी की, फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू तो 100 है, हमें पता है। तो बताइए 8 करोड़ की फेस वैल्यू का मार्केट प्राइस क्या होगा? 8 करोड़ की फेस वैल्यू का मार्केट प्राइस क्या होगा? 8 करोड़ यानी 800 लैक्स। ये हो गया 8 करोड़ की फेस वैल्यू का मार्केट प्राइस क्या होगा? 100 की फेस वैल्यू का मार्केट प्राइस है 106.70। ये देखिए, तो मैं पहले डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स नंबर आ जाएगा। और एक का आपका प्राइस है 106.70, यानी 853,60,000 हो गया आपका। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो बॉन्ड हम दे रहे हैं ऐसे कोलेटरल आरबीआई को, उस बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस जो है इतनी है 853,600,000। 100 से डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो। आपको ये भी समझ में आ गया। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए बैंक ने आरबीआई को इतना कोलेटरल दिया है, तो क्या इतना लोन मिल जाएगा उसको रेपो रेट में? नहीं। क्यों? क्योंकि 2% मार्जिन रख लेगा। आरबीआई बेवकूफ नहीं है, वो बोले जितना तू कोलेटरल देगा इंटरेस्ट भी तो बनता है, तो वो वहां पर क्या करेगा? कुछ मार्जिन रख लेगा।
तो 2% मार्जिन काट के देगा। तो अमाउंट जो दिया जाएगा ना ऐसे लोन, अमाउंट जो मिलेगा किसको, ए को, आरबीआई से, इतना नहीं मिलेगा, इसमें से 2% काट के मिलेगा, यानी इसका 98% ही मिलेगा, यानी इतना अमाउंट ऐसे लोन रिसीव होगा। तो अगर आप बताइए इतना अमाउंट ऐसे लोन रिसीव होगा, चलिए समझ में आया। अभी हमने ये निकाला, सबसे पहले हमने डर्टी प्राइस निकाला, उसके बाद हमने ये निकाला कि कितने का मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कोलेटरल देगा, जितने का मार्केट वैल्यू ऑफ लोन बॉन्ड कोलेटरल दिया जाएगा उसका 98% ही पैसा मिलेगा, मतलब इतना पैसा मिलेगा। तो अगर इतना पैसा मिलेगा तो फ्यूचर में हम क्या इतना ही चुकाएंगे, कितने दिन के बाद चुकाएंगे पैसा हम, 14 डेज के बाद चुकाएंगे। तो 14 डेज के बाद आप बताइए मैं पैसा कितना चुकाऊंगा, 83652800, मुझे इतना पैसा मिला है। फ्यूचर में ये तो चुकाऊंगा, साथ में इंटरेस्ट भी तो चुकाऊंगा इस पे इंटरेस्ट कितना चुकाऊंगा, 83652800 इंटू 5.65%, 14 दिनों का 14/360, ये इंटरेस्ट भी चुकाऊंगा। तो आपको पूछा ही गया रिपेमेंट एट मैच्योरिटी बताइए, तो रिपेमेंट एट मैच्योरिटी क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो चुकाएंगे प्लस इसमें इंटरेस्ट होगा 5.65%, 14 दिनों का। आपका ये अमाउंट हम रीपेमेंट करेंगे मैच्योरिटी में, डेट्स इट, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन था, कुछ दम नहीं था ऐसे क्वेश्चन में। तो आप पहले समझ जाइए, वापस रिवाइज करा, और डर्टी प्राइस कैसे निकालोगे, क्लीन प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट डालिए। एक्रूड इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू में इंटरेस्ट चढ़ता है, और 262 डेज का डाला, डर्टी प्राइस आ चुका। तो अब आप पता कीजिए जो 8 करोड़ का फेस वैल्यू का बॉन्ड दिया गया उसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है। तो 106.70 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तभी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएगा। इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, बस बात खत्म। इतना अमाउंट आपको मिलना चाहिए, आपने इतना कोलेटरल दिया है, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, 2% मार्जिन काट के 98% ही पैसा मिलेगा। तो ये पैसा मिलेगा और इस पर हम इंटरेस्ट सहित क्या करेंगे, हम चुका देंगे। तो यही था, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एकदम अच्छे से करा दिया। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दी, कंसेप्ट भी सारे मैंने करा दी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का। एक और यहीं पर ऐसा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 29 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी फटाफट में करा देता हूँ। देखिए देखिए, वंडरलैंड लिमिटेड हैज एक्सेस कैश ऑफ ₹20 लाख which it wants to invest in short term marketable security. एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज लगेगा। देखिए आपके पास 20 लाख रुपीज सरप्लस कैश पड़ा हुआ है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन ये इन्वेस्ट करोगे तो 50,000 रुपीज का खर्चा भी लगेगा। द सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड विल हैव एन एनुअल यील्ड ऑफ 9%। मतलब आप सिंपल सी बात है, अगर 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करोगे ये आपको एनुअली 9% कमा के देगा। तो 20 लाख का 9% कितना आएगा, 1,80,000 आप पूरे साल भर में कमा सकते हो, पूरे साल भर के लिए इन्वेस्ट करके। अब आगे देखिए आप, द कंपनी सीक्स योर एडवाइस एज टू द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एज टू अर्न ए प्री टैक्स इनकम ऑफ 5%। बोला आप कितना, आप पूरे साल भर अगर पैसे, पूरा साल भर अगर अगर आपका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरा एक साल होगा तब आप 1,80,000 कमाओगे। बोला कि 5% कमाने के लिए कितना पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 5% कमाने का मतलब 20 लाख का 5%, 20 लाख का 5% कितना होता है, ये होता है 1 लाख। तो मुझे 1 लाख भी कमाना है, साथ में 50,000 भी तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि 1,50,000 कमाऊंगा तब जाके घर में 1 लाख लेके जा सकता हूँ। 50,000 तो मेरा एक्सपेंसेस भी तो है इन्वेस्टमेंट का। तो आप समझिए मुझे 1,50,000 रुपीज मैं कमा सकता हूँ, मुझे कमाना है, सॉरी, मुझे 1,50,000 कमाना है टोटल, 50,000 खर्चा और 1 लाख घर लेके जाना है, और साल भर में मैं कमा सकता हूँ कितना, 1,80,000। आप सिंपल सी बात है, मुझे कितना प्रोपोर्शन कमाना है, पूरा साल भर में 1,80,000 कमाऊंगा, और मुझे कमाना चाहिए 1,50,000। तो कितना पूरा साल भर का कितना परसेंटेज काम करने से हो जाएगा, 1,50,000 डिवाइड बाई 1,80,000। देखिए 83.33% पीरियड काम करने से हो जाएगा, तो इंटू 12 कर दीजिए, 12 का 83.33%, 10 मंथ्स आएगा। तो ये यहाँ पर सिंपल सी बात ही आ जाएगी, इंटू 12 मंथ्स अगर आप करोगे आपका 10 मंथ्स आ गया यहाँ पर आंसर, बस बात खत्म, इतना ही आंसर है आपका। यानी आपको देखा जाए तो, या फिर और आप बोल सकते हो 1,50,000 आपको कमाना है, लेकिन एक साल में 1,80,000 कमाओगे, तो आप इसका 83.33% आपको कमाना है पूरे साल भर का, यानी 83.33% ऑफ 12 मंथ्स, यानी 10 मंथ्स आएगा। यानी आपको 10 महीना काम करने से हो गया। ये तो मैंने एक तरीका लॉजिक दिया, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, एक्स लेके कर सकते हो आप। इसको इसको मैंने सीधा ऐसे लिख देता हूँ, देखिए बात खत्म। आपको पूरा कमाना कितना है, देखिए आपको 2 लाख रुपीज लगाना है, 20 लाख रुपीज लगाना है, 9% आपका रिटर्न होगा, यानी 1,80,000 होगा, लेकिन इंटू एक्स, एक्स को मैंने पीरियड मान लिया, इंटू एक्स बाय 12 करे तो हमारा आना चाहिए 1,50,000। मतलब कितना पीरियड हो कि हमारा 1,50,000 आ जाए, क्योंकि हमें
प्लस 50,000 1,50,000 चाहिए। अब आप एक्स को तोड़ दीजिए, 10 मंथ्स आ जाएगा आपका। तो ये जो इक्वेशन बना है इससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में पूछा मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बोला कितना मिनिमम पीरियड आप इन्वेस्टमेंट करो कि आपका ब्रेक इवन हो जाए, मतलब जो खर्चा वो निकल जाए। बोले यहाँ पर आपको 50,000 कमाना है, तो आप सिंपल सी बात सोचिए, 1,50,000 कमाने के लिए आपको 10 महीने लगे, तो 50,000 कमाने के लिए कितना लगे, 1/3 ऑफ 10 मंथ। यहाँ पर तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 1/3 ऑफ 10 मंथ्स होगा। और या फिर हम बोल सकते हैं हमें 50,000 कमाना है, लेकिन पूरे साल भर में 1,80,000 कमा सकते हैं। तो कितना परसेंटेज हुआ, पूरा साल का कितना परसेंटेज काम करना है, 50,000 डिवाइड बाई 1,80,000, कितना 27.77% पूरे साल भर में काम करना है। पूरे साल भर में हम कितना, 12 महीना होता है, कितना 3.33 मंथ्स आएगा। तो आप ऐसे भी करो या फिर आप एक्स लेके कर दीजिए, 20 लाख इंटू 9% इंटू एक्स बाय 12, इस बार 1,50,000 की जगह इस बार 50,000 ले लिया, एक्स आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन, कुछ है नहीं। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमने खत्म किया, और हमने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से कवर करा दिया। चलिए कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड समझते हैं, और ये आपका कंसेप्ट जो है ना क्वेश्चन के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा। पहले एग्जाम ओरिएंटेड पूरा सॉल्यूशन देखेंगे एग्जाम में कैसे करना, और लास्ट में मैं कुछ कुछ लॉजिक भी बताऊंगा इसका। ठीक है, तो चलिए कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड अभी हम समझते हैं। देखिए, फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फॉर ए बॉन्ड, फेस वैल्यू दिया हुआ 10,000 रुपीज का, टू बी रिडीम्ड एट पार ऑन मैच्योरिटी। 5 साल की मैच्योरिटी, 5 साल के बाद मैच्योरिटी में 10,000 रुपीज मिलेगा। कूपन रेट है 8.5%, तो 10,000 का 8.5% कितना होगा, 850 होगा। मतलब 5 साल तक 850 करके मिलेगा, और 5 ईयर्स के बाद आपको 10,000 मिलेगा। रिक्वायर रेट कितना है, वाई टी एम 10% है। पूछा मार्केट प्राइस बताइए, सिंपल सी बात है, आप 850 5 बार होगा आपका कैश फ्लो, और 10,000 होगा, इन सबको प्रेजेंट वैल्यू में 10% से खींचोगे, वही आपका करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड होगा। पहला वाला आप देख लीजिए, 850 5 बार बॉन्ड होल्डर को ये कूपन मिलेगा, 10,000 मिलेगा मैच्योरिटी में, 10% वाईटीए में उसे खींचा, प्राइस आ गया, बात खत्म। तो प्राइस हमने एकदम अच्छे से निकाल लिया। मैककॉलेज ड्यूरेशन भी हम आराम से निकालेंगे। मैककॉलेज ड्यूरेशन में हम ये बोलेंगे, देखिए आपके कैश फ्लो क्या है, 850 है आपके कैश फ्लो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर साल आपका 850 करके कैश फ्लो है। लास्ट में फिफ्थ ईयर में 1,850 का कैश फ्लो है। अब ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड होता है कि कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो यहाँ पर अब देखिए 850 में आपका ड्यूरेशन 1 साल होगा, सिंपल सी बात है। 850 जो पैसे लगा रहे, मतलब लगा नहीं रहे, 850 ये जो पैसे हैं ये आपको 1 साल के बाद मिल जाएगा, तो इसका ड्यूरेशन 1 साल है। दूसरा 850 आपको कब मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, इसका ड्यूरेशन 2 साल है। तीसरा 850 3 साल के बाद मिलेगा, इसका ड्यूरेशन 3 साल है। चौथा वाला 4 साल के बाद मिलेगा, इसका ड्यूरेशन 4 साल है। और ये 10,850 तो फिफ्थ ईयर के एंड में मिलेगा ना, तो इसके लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, इसका ड्यूरेशन 5 साल है। तो हम क्या करें, हम ये जो 9431.4 हमने प्राइस निकाला, ये प्राइस हम क्या करें, सभी कैश फ्लोज के लिए दे रहे हैं। तो मैं इसका ब्रेकअप चाहता हूं, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 850 जो मुझे 1 साल के बाद मिलेगा, उसके लिए आज मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, मैं 772.73 दे रहा हूँ। कैसे क्या, 850 को प्रेजेंट वैल्यू में पुल कर लिया। दूसरा 850 आपको 2 साल के बाद मिलेगा, उसके लिए आज आप इतना पैसा लगा रहे हो। ये सब आपको सीखा हुआ ऑलरेडी, आपको आता ही है ना। तीसरा के लिए आप इतना पैसा लगा रहे हो, ऐसे करके पता चल गया कि इतना पैसा आप 1 साल के लिए लगा रहे हो, इतना पैसा आप 2 साल के लिए लगा रहे हो, इतना पैसा आप 3 साल के लिए लगा रहे हो, इतना पैसा आप 4 साल के लिए लगा रहे हो, और इतना पैसा 5 साल के लिए लगा रहे हो। टोटल इतना पैसा है। तो हमें एवरेज जाने की, टोटल पैसा हम एवरेज कितना पीरियड के लिए लगा रहे हैं, एवरेज वही ड्यूरेशन है, मैककॉलेज का ड्यूरेशन। तो यहाँ पर मैंने क्लास में बताया था पहले भी, एक तरीका तो ये ड्यूरेशन निकालने का, आप बोलो वेट कर दो, आउट ऑफ टोटल आपने इतना पैसा लगा 1 साल के लिए, तो दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 1 करेंगे, आपका ड्यूरेशन आ जाएगा इसके लिए। फिर दिस डिवाइड बाय दिस इंटू ड्यूरेशन करेंगे, ऐसे करके अलग अलग ड्यूरेशन का टोटल भी कर सकते हो। फिर एक और तरीका ये, आप क्या करो, प्रोडक्ट निकाल लो। जैसे आपका इतना पैसा आपने 1 साल के लिए लगाया, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा 772.73 इंटू 1, ये प्रोडक्ट होगा आपका। मतलब वो तरीका भी चलता है, ये तरीका भी चलता है, दोनों मैंने आपको क्लास में बताया था। और यहाँ और दोनों का मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन वही निकल के आता है अल्टीमेटली दोनों का, वो भी मैंने क्लास में बताया था अच्छे से। तो आप देखिए 702.48 इंटू 2, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर। इसका इंटू 3 करके प्रोडक्ट कर दिया, इसको इंटू 4 करके प्रोडक्ट कर दिया, इंटू 5 करके प्रोडक्ट कर दिया, टोटल प्रोडक्ट हमारा ये आएगा, उसको डिवाइड बाय प्राइस कर दीजिए। तो मैक्युलस ड्यूरेशन आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्राइस, आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्राइस।
आप मैक्युलस ड्यूरेशन निकालोगे, या फिर आप चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैंने कहा जैसे ये डिवाइड बाय दिस इंटू 1 प्लस दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 2, ऐसे करके वेट भी निकाल के आप अलग अलग का एवरेज ड्यूरेशन निकाल के टोटल ड्यूरेशन भी कर सकते हो। पर मैं कहूंगा आप एग्जाम में ऐसे कीजिए, ऐसे फॉलो किया है, आप प्राइस इंटू ड्यूरेशन प्रोडक्ट निकाले, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड बाय प्राइस कीजिए, आपका मैक्युलस ड्यूरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आता है, इसलिए इसमें मैं डीप नहीं जा रहा अभी, क्योंकि ये सिखा भी नहीं रहा मैं आपको, मैं तो आपको कॉन्वेक्सिटी सिखाऊंगा अभी। तो ये आपका यहाँ पर हमने करंट मार्केट प्राइस निकाल लिया, मैक्युलस ड्यूरेशन निकाल दिया। अब वॉलेटिलिटी निकालने का दो तरीका देखिए। वॉलेटिलिटी एक तो आपका निकलता है ड्यूरेशन बाय 1 प्लस वाईटीएम, आपको आराम से याद होगा वॉलेटिलिटी कैसे, ड्यूरेशन जो आपका निकल गया 4.252 डिवाइड बाय वाईटीएम का फैक्टर है 1 प्लस वाईटीएम, और कुछ नहीं, वाईटीएम का फैक्टर, यानी 10% वाईटीएम है तो 1.10 ले लीजिए वाईटीएम का फैक्टर, इंटरसेट फैक्टर, प्रिंसिपल बेस चढ़ा दिया, तो आपका ड्यूरेशन डिवाइड बाय वाईटीएम का फैक्टर यानी 4.252 ड्यूरेशन है डिवाइड बाय 10% यानी 1.10, आपका वॉलेटिलिटी निकल के आ गया। एग्जाम में भी ऐसे निकालोगे। अदरवाइज एक और तरीका वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसकी नीड पड़ेगी। वॉलेटिलिटी का मतलब ये हम ये देखते हैं कि 1% वाईटीएम में चेंज होने से आपका ऑन एन एवरेज प्राइस में कितना चेंज होता है परसेंटेज वाइज, वो वॉलेटिलिटी है ना। 1% वाईटीएम में चेंज होने से प्राइस में कितना परसेंट चेंज होता है, वो वॉलेटिलिटी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं वापस से लिख दे रहा हूँ साइड में, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एवरेज वाला लेते हैं, ड्यू टू 1% चेंज इन वाईटीएम। तो हम क्या करेंगे, हमारा 10% वाईटीएम में क्वेश्चन ने दिया हुआ था, है ना, 10% वाईटीएम में क्वेश्चन ने दिया हुआ था। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम एक बार 8% और एक बार 12%, 2% का डिफरेंस लेना जब भी कॉन्वेक्सिटी निकालो, ज्यादा बेहतर रहेगा, अभी इतना ही बताऊंगा। तो 10% आपका वाईटीएम है, आप एक काम करना, एक बार देखना 2% से वाईटीएम बढ़ेगा या 2% से वाईटीएम गिरेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्राइस कितना चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, 10 का एक बार 8% ले लेंगे, एक बार 12% ले लेंगे। तो मैंने कहा जब वाईटीएम 2% से गिरता है यानी 8% में आपका प्राइस आता है 10,200। वही 850 को 8% से खींचे, 10,000 को 8% से खींचे, आपका प्राइस आता है 10,200। और वही अगर आप 2% से वाईटीएम को बढ़ाओगे, मतलब 12% लोगे, तो आपका प्राइस आएगा कितना, 8738। ये आपका प्राइस आ रहा है, दोनों अलग अलग। तो अब हम बोलेंगे कि प्राइस चेंज कितना हो रहा है, मुझे बताइए। पहले प्राइस कितना था, 9431.4 था, अगर 10,200 हो जाएगा तो मुझे बताइए प्राइस कितना चेंज हो रहा है। देखिए प्राइस बढ़ रहा है, 768.6 से प्राइस बढ़ रहा है आपका यहाँ पर, है ना। अगर 2% से वाईटीएम गिरता है तो प्राइस इतना से बढ़ रहा है, वही अगर 2% से वाईटीएम बढ़ता है तो प्राइस गिर रहा है। देखिए 9431.4 से गिर के इतना हो जा रहा है, और आप माइनस करके भी देख लीजिए, 9431.4 माइनस 8738 आपका आएगा 693.4, आपका प्राइस जो है वो गिर रहा है यहाँ पर। तो प्राइस आप देखिए, मुद्दा ये कि 2% से वाईटीएम बढ़ रहा है, सॉरी 2% से वाईटीएम गिर रहा है तो प्राइस इतना बढ़ रहा है, और 2% से वाईटीएम बढ़ रहा है तो प्राइस इतना गिर रहा है, दोनों में सेम नहीं है। यानी 2% वाईटीएम में अप एंड डाउन होने से सेम प्राइस में अप एंड डाउन नहीं हो रहा, थोड़ा वेरी करेगा। तो इसका हम एवरेज कर लेंगे, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 768.6 प्लस 693.4 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज चेंज हो रहा है हमारा 731। तुम ये बोल सकते हैं कि जब प्राइस में आपका 2%, सॉरी, जब हम ये बोल सकते हैं कि वाईटीएम में 2% का चेंज होता है, ध्यान से सुनो, अगर वाईटीएम में 2% का चेंज होता है तो ऑन एन एवरेज प्राइस इतना चेंज होता है। ऐसे तो दो अलग अलग है, हम चेंज की बात करें, वाईटीएम 2% बढ़ो या घटो, ऑन एन एवरेज प्राइस चेंज होगा, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, 731 का प्राइस चेंज हो रहा है। तो प्राइस चेंज वैल्यू आया 731, अगर मैं बोलूं परसेंटेज कितना प्राइस चेंज है, तो प्राइस कहां से चेंज हो रहा है, 9431.4 से तो हो रहा है। तो 731 डिवाइड बाय 9431.4 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जा रहा है 7.75%। तो वही मैंने यहाँ पर निकाला, देखिए 7.75% आपका आया। तो ये 7.75% कब आ रहा है, जब 2% से वाईटीएम चेंज होगा तो आपका प्राइस चेंज होगा एवरेज 7.75% से। तो बताइए जब 1% से वाईटीएम चेंज होगा तो आपका प्राइस में एवरेज चेंज क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए इसको, बात खत्म। 3.875% आ गया, ये देखिए। तो ये आपको एग्जाम में नहीं निकालना, एग्जाम में तो आप सीधा ऐसे निकाल सकते हो, ड्यूरेशन अगर है तो ड्यूरेशन के जरिए आप निकाल सकते हो। पर एक और तरीका वोलेटिलिटी निकालने का, थोड़ा सा हल्का वेरी करेगा, मेरे हिसाब से ज्यादा एक्यूरेसी ये रहता है, ये कम एक्यूरेसी देता है, ये ज्यादा एक्यूरेसी देता है, ये मेरा मानना है।
दोनों अपनी जगह सही है। तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस भी कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए आप ऐसे निकाला तो 3.865% आया, ऐसे निकाला तो 3.875% है, कुछ खास फर्क नहीं है। तो आपको वापस रिपीट कर दे रहा हूं मैं, 8% और 12% ये वाला था, 8% में, ये वाला 12% में। तो आपका ये प्राइस है, तो प्राइस चेंज इतना है, दोनों का एवरेज 731 है। 731 कहाँ से चेंज हो रहा है, 9431.4 से चेंज हो रहा है। तो आपका अल्टीमेटली वोलेटिलिटी आ रहा है 3.875%। ये देखिए ये वाला यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, दोनों का एवरेज है 731। 731 डिवाइड बाई 9431.4 करेंट जो प्राइस है, 10% में इंटू 100 इंटू डिवाइड बाई 2%। क्यों किया, क्योंकि 2% के चेंज में इतना हो रहा है। मुझे 2% को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 1% कर देना, क्योंकि मुझे 1% का चेंज चाहिए। क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको यही बताता है कि 1% वाईटीएम में चेंज होने से प्राइस में कितना चेंज होगा। तो आई थिंक आपका ये वॉलेटिलिटी निकल के आ गया। ये आप चाहो तो करिए या फिर आप चाहो तो मत करिए आप, क्योंकि इसके एग्जाम में आपको ये नहीं करने से भी चलेगा। आपको एग्जाम में आप सीधा ऐसे निकाल सकते हो वॉलेटिलिटी ड्यूरेशन बाय 1 प्लस वाईटीएम, पर इसका आपको तरीका पता होना चाहिए। अब आपको मैं बात करूंगा, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्सिटी की। तो कॉन्वेक्सिटी कैसे निकालेंगे, कॉन्वेक्सिटी के लिए भी ये जरूरी है कि आप एक बार 2% से वाईटीएम को गिरा के बताइए कितना प्राइस है, और 2% से वाईटीएम को बढ़ा के बताइए कितना प्राइस है। और ये आपका जो है ना कॉन्वेक्सिटी के लिए, इसको हम बोलेंगे क्या पता है, V0। ये वैल्यू जीरो जीरो होगा, ये V0 होगा। और जो बढ़ा हुआ है ना, आप दोनों में से V प्लस किसी को भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, पर फिर भी बढ़ा हुआ को आप एस पर आई से V प्लस मानना, जो बड़ा वाला फिगर है। एक आपका बढ़ा हुआ आएगा, बड़ा वाला आएगा जब वाईटीएम गिरेगा तब, एक आपका छोटा फिगर आएगा। तो बड़ा फिगर को V प्लस मानना, इसको V माइनस मानना, V प्लस इसको V माइनस मानना। तो हमने चेंज कैसे निकाला था, हमने चेंज ऐसे तो निकाला था, ये जो चेंज निकाला था कैसे निकाला था, V प्लस यानी V प्लस माइनस V0 से चेंज निकाला था। और यहां पर भी हमने चेंज कैसे निकाला था, ये V माइनस माइनस V0 से चेंज निकाला है ना, ये डाउन वाला चेंज चेंज वही निकाला। तो आपका कॉन्वेक्सिटी का जो फॉर्मूला, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला क्या मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कॉन्वेक्सिटी के लिए दो फॉर्मूला चाहिए आपको, एक तो सी स्टार चाहिए। सी स्टार कैसे निकलेगा, V प्लस माइनस V0, ये और कुछ नहीं है, आपका जब वाईटीएम गिरेगा तो आपका प्राइस कितना चेंज होगा वही बताएगा। डेट इज हमने निकाला था ना 768.6 निकाला था शायद हमने, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए अच्छे से, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ इस तरीके से समझा के। यस 768.6 आया था, V प्लस माइनस V0। फिर हम करेंगे प्लस V माइनस माइनस V0, ये आपका आया था -693.4 आया था आई थिंक, डाउन मतलब माइनस, ये रहा -693.4, ये रहा डाउन वाला, ये आया। तो ये हमारा है, मतलब हम दोनों का चेंज ले ले रहे हैं। वाईटीएम जब गिरेगा 2% से तो क्या चेंज आएगा, वाईटीएम जब बढ़ेगा तो क्या चेंज आएगा, है ना। डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, अब हमने जब चेंज लिया था डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस लिया था, आपको याद होगा दोनों का चेंज को आपने क्या किया था, अल्टीमेटली जब परसेंटेज निकालना था तो अपने 731 दोनों का चेंज आपने लिया था, है ना। ये 731 चलो ठीक है, नहीं इसका ये तो एवरेज था। डिवाइड बाय आपको याद होगा आपने 9431.4 किया था, 9431.4 इनिशियल प्राइस लिया था ना। वैसे यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस लेंगे, यानी वो भी दो बार लेंगे, 2V0 लेंगे। आप बोले सर दो बार क्यों ले रहे हो, क्योंकि इसको एक बार डिवाइड बाय V0 होगा, जब वाईटीएम 2% से गिरेगा तो प्राइस इतना चेंज होगा, ये इनिशियल प्राइस से डिवाइड होगा। और जब वाईटीएम बढ़ेगा तो प्राइस इतना से चेंज होगा, ये भी आपका डिवाइड होगा किससे, इनिशियल प्राइस से, इसलिए 2V0 आया। और इनटू फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा इल्ड स्क्वायर, चेंज इन यानी चेंज इन यील्ड लेंगे, इनटू हम चेंज इन यील्ड लेंगे नीचे, क्योंकि चेंज इन यील्ड आपने 2% लिया था, याद है 2%। तो ये दो बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो दो सिचुएशन है ना, दो अलग अलग, एक बार आपका वाईटीएम गिरे, एक बार बड़ा, इसलिए स्क्वायर कर दिया। तो आपको इसी तरीके से फॉर्मूला को याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। फॉर्मूला ऐसे मैंने जैसे बोल रहा हूँ वैसे करोगे तो याद हो जाएगा, V प्लस माइनस V0 प्लस V माइनस माइनस V0 डिवाइड में हम क्या करेंगे, 2V0 करेंगे, इंटू हम क्या करेंगे, चेंज इन यील्ड का स्क्वायर लेंगे। तो इससे हमारा सी स्टार आएगा। वन सी स्टार आपने निकाल लिया, अब आप कॉन्वेक्सिटी कैसे निकालोगे, ठीक है। अब आप देखिए वंस आपने सी स्टार निकाल लिया, अब आपको निकालना है क्या, कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी कैसे आएगा पता, सी स्टार लोगे आप, जो ऊपर निकाला वो सी स्टार लेना, ये लिया आपने, सी स्टार लोगे आप, इंटू चेंज इन यील्ड स्क्वायर, जो आपने पहले डिवाइड किया था ना, इसको इंटू करना, आपको याद करना है, इंटू 100। ये दो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास कोई उपाय नहीं, याद करना पड़ेगा और हो जाएगा आराम से, ये तो याद हो भी गया होगा।
दोनों का चेंज डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, और ये डिवाइड बाय ये हो रहा है। और फिर कॉन्वेक्सिटी में क्या हो रहा है, सी स्टार लेंगे और ये डिवाइड क्या था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100 करने से ये क्या होगा पता है, ये परसेंट में आएगा। 100 इसीलिए क्या था कि ये परसेंट में आ जाए, समझ में आता है कि परसेंटेज में वैल्यू आ जाए। तो इस प्रकार से आपका कॉन्वेक्सिटी निकलेगा। अब मैं यहाँ पर निकाल भी देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए, एक बार सॉल्व करा के निकाल देता हूँ। वी प्लस आपका कितना आया था आपको पता है, 10,200 आया था, और वी जीरो था 9431.4। फिर आया था वी माइनस 8738 आया था, आपको याद होगा, -9431.4 डिवाइड बाई 2v0, यानी 2 इंटू 9431.4 इंटू डेल्टा आपका 0.02 स्क्वायर होगा। और आप देख लीजिए इसका वैल्यू आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर से देख के आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, वही आएगा आपका, कह रहा 9.887। और फिर आप कॉन्वेक्सिटी कैसे निकालोगे, सी स्टार यानी 9.887 इंटू 0.02 स्क्वायर इंटू 100। तो आप देख लीजिए 9.887 इंटू 0.0004 होगा, क्योंकि 0.02 स्क्वायर यानी 0.0004 होता है, इंटू 100 करना, यानी 0.395 आ रहा है। 0.395 परसेंटेज होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये कॉन्वेक्सिटी की हमें बहुत ज़्यादा जरूरी थी, ये कॉन्वेक्सिटी हमने निकाली है। मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों जरूरत है, ये कॉन्वेक्सिटी आगे मैं समझाऊंगा। तो एक बार आप निकालना सीख लीजिए ताकि एग्जाम में आप कर पाओ। तो देखिए एग्जाम में आप मैक्युलस ड्यूरेशन निकालोगे, वोलेटिलिटी निकालोगे, ड्यूरेशन बाय 1 प्लस वाईटीएम, है ना, ड्यूरेशन बाय वाईटीएम फैक्टर यानी 1 प्लस वाईटीएम। फिर आप कॉन्वेक्सिटी निकालने के लिए आपको क्या करना, वाईटीएम 2% से गिरेगा तो क्या प्राइस आएगा, वाईटीएम 2% से बढ़ेगा तो क्या प्राइस आएगा। ये जो बड़ा वाला प्राइस आएगा ये वी प्लस है, ये आपका वी माइनस है, और जो आपका इनिशियल प्राइस है ये तो वी जीरो हो गई। तो आप खुद याद कीजिए मेरे साथ, सी स्टार किया वी प्लस माइनस वी जीरो प्लस वी माइनस माइनस वी जीरो डिवाइड बाई 2 इंटू वी जीरो हो जाएगा, इंटू चेंज इन यील्ड स्क्वायर, जो 0.02 है वो स्क्वायर कर दिया, इससे सी स्टार आ जाएगा। अब कॉन्वेक्सिटी कैसे निकालेंगे, सी स्टार, है ना, सी स्टार लेंगे इंटू चेंज इन यील्ड, जो पहले डिवाइड किया था उसको इंटू करोगे चेंज इन यील्ड का स्क्वायर से, इंटू 100 तब परसेंटेज आएगा। 0.395% ये आपका आ चुका है। तो यहाँ पर जो जो पूछा इन्होंने, सी स्टार कॉन्वेक्सिटी जो पूछा हमने निकाल लिया, देखिए प्राइस पूछा, मैक्यूलेस ड्यूरेशन पूछा निकाल दिया, वोलेटिलिटी पूछा निकाल दिया, कॉन्वेक्सिटी भी हमने निकाल लिया 0.395%। पहले सी स्टार निकाला फिर कॉन्वेक्सिटी निकाला। अब एक बार सॉल्यूशन खत्म कर देना, फिर आगे की मैं बात बताऊंगा आपको। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताइए अगर वाईटीएम डिक्रीज होगा 200 बेसिस पॉइंट से, मतलब वाईटीएम अगर गिरेगा 2% से, 100 बेसिस पॉइंट में 1% होता है, 200 बेसिस पॉइंट यानी 2% से जब वाईटीएम गिरेगा तो आप प्राइस बताइए। और यहाँ पर प्राइस पूछा मैक्यूलेस ड्यूरेशन बेस्ड एस्टीमेट और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में तो आपको सिंपल है, कुछ करना ही नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब सीधी सी बात है, 850 हर साल का कूपन है, इसको आप क्या कीजिए, 2% से गिरेगा तो क्या होगा, इंटू पीवीआईएफ है, 8% लोगे आप, क्योंकि 10% अगर 2% से गिरेगा 8%, 5 ईयर्स प्लस 10,000 को भी खींचेंगे पीवीआईएफ 8% 5th ईयर। तो ये तो हमने निकाला ही था, मुझे याद है, जब गिरेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ये आपका 10,200 आएगा, ये आपका निकाला वही। तो इंट्रेंसिक वैल्यू से तो प्राइस 10,200 ही आएगा। अब हम पता है वोलेटिलिटी बेस से भी निकालते हैं, यानी ड्यूरेशन बेस से भी हम निकालते हैं प्राइस। तो इसका प्राइस क्या आएगा पता है, ड्यूरेशन बेस में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि 1% से अप एंड डाउन होने से आपका प्राइस में कितना परसेंट चेंज आता है। जैसे आप देखिए फिलहाल आपका प्राइस तो, हमारा करंट प्राइस तो 9431.4 है ही, यहाँ पर हम बोलते हैं देखिए एट 10% तो हमें पता है हमारा प्राइस है 9431.4 है। अगर 2% से गिरेगा तो आप खुद बताइए प्राइस बढ़ेगा, अगर वाईटीएम 2% से गिरेगा तो प्राइस बढ़ेगा। और हमने वोलेटिलिटी में क्या चेक किया था कि आपका वोलेटिलिटी कितना है, वोलेटिलिटी आपने निकाला था 3.875%, पर ये वाला लेना जो इस तरीके से निकाला था आपने, ड्यूरेशन के हेल्प से निकाला था, तो ये वाले आप एग्जाम में लीजिएगा, ठीक है, 3.865%। इसका मतलब ही क्या है वोलेटिलिटी का, कि 1% से वाईटीएम अप एंड डाउन होगा तो प्राइस इतना से इनवर्सली अप एंड डाउन होगा, जबकि हमारा 2% से वाईटीएम गिर रहा है तो प्राइस बढ़ेगा इतना से, इतना नहीं, इंटू 2% करना पड़ेगा। तो प्लस हम क्या करेंगे पता है इसमें, प्लस हम लेंगे 9431.4 इंटू 3.865% इंटू 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1% से चेंज होता तो एक बार करते, 2% से चेंज हो रहा है इसलिए डबल करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई अब देख लीजिए, 3.865 इंटू 2 कर लीजिए, 7.73%। और हमने जो निकाला था वोलेटिलिटी में वो 7.75 था, दोनों सेम ही है। तो 7.73% हमें बढ़ाना है, 9431.34, 729.04 बढ़ेगा, कहाँ से, 9431.4 से, ये आपका आ रहा है 10,160 आ रहा है।
ये देखिए, तो आपका यहाँ पर प्राइस आपने निकाल लिया, तो अलग अलग मेथड से निकाला, पर बताओ आपको दिमाग आपका खराब नहीं हो रहा है? आप बोलो सर इंट्रिंसिक वैल्यू से हमने प्राइस निकाला, वो है 10,200, और वही अगर हम ड्यूरेशन बेस से प्राइस निकाले 10,160 आ रहा है, तो फर्क आ रहा है ना। देखिए 40 रुपीज का फर्क आ रहा है। इसी फर्क को मिटाने के लिए कॉन्वेक्सिटी होता है। कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट अगर आप इसमें कर दोगे ना, तो प्राइस आपका इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर आ जाएगा, क्योंकि प्राइस यही एक्चुअल है देखा जाए तो 8% में। पर हमने तो क्या किया, हमने तो ये लिया नहीं, हमने तो ड्यूरेशन बेस्ड एस्टिमेट किया, तो इससे भी हम पता है प्राइस में पहुंच सकते हैं। तो आपको एग्जाम में पता है कैसे पूछेगा, अगर बोलेगा कि मैक्यूलस ड्यूरेशन के हिसाब से प्राइस बताए, ये बताओगे। और अगर यहाँ पर एक और मैं आपसे पूछ लूँ पॉइंट नंबर सी में, कि आप प्राइस बताइए बाय मैक्यूलस ड्यूरेशन आफ्टर कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। अगर बोले कॉन्वेक्सिटी को एडजस्ट करके अगर आप प्राइस बताइए, तब हम क्या प्राइस बताएंगे पता है? अगर कॉन्वेक्सिटी एडजस्ट करके आपको प्राइस बताना है, तो आप 1160 तो ऐसे आपने निकाल लिया, उसमें आप प्लस कर दीजिए कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट, जो 0.395% आया था ना, वो प्लस कर दीजिए 10160, क्योंकि एडजस्टमेंट में प्लस ही करना है हमें ऐसे भी, क्योंकि प्राइस तो बढ़ी गई, प्लस 0.395%। और ऐसे भी ध्यान रखिएगा, अगर प्लस में आएगा तो प्लस कीजिएगा, माइनस में आएगा तो माइनस कीजिएगा, जो कॉन्वेक्सिटी यहाँ पर 0.39% पॉजिटिव है तो हम प्लस कर देंगे। 10,200 आप देख सकते हैं, आ गया हमारा 10,200। तो अब देखिए, अब ये मैच कर रहा है यहाँ पर, तो वही मैंने देखो नीचे सॉल्यूशन में मैंने क्या दिखाया आपको। पहले तो कॉन्वेक्सिटी आपने निकाली, यानी कॉन्वेक्सिटी जो है, इसको अगर आप प्राइस में एडजस्ट कर दोगे, वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर आ जाएगा। जैसे देखिए मैक्यूलस ड्यूरेशन के बेस से आपका ये प्राइस आ रहा है ना, आपने जो निकाला था वोलेटिलिटी, उसके हिसाब से आपने ये प्राइस निकाला, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू से प्राइस आपका कितना आ रहा था? 10,200 आ रहा था आपका प्राइस। अब आप क्या करो, यहाँ पर ये वाला लेने देखिए, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आफ्टर मेकिंग कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इसी प्राइस में देखा जाए तो 0.395% जोड़ देंगे। 0.395% था ना, तो रुकिए, कुछ मैं करवा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए, अगर कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट के साथ प्राइस, हम बोलेंगे देखिए प्राइस अभी 9431.4 है, प्लस 9431.4 जो है ना, इस पे आपका क्या होगा, हमें बढ़ाना है 3.865%, दो बार बढ़ेगा क्योंकि 2% से वाईटीएम गिर रहा है, इंटू टू होगा। फिर प्लस हमें 0.395% प्लस करना है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस करना है हमें अलग से, तो आएगा 9431.4, प्लस इधर आपका 3.865 पर इंटू टू करना है, या क्या 7.73%, प्लस हमें करना है 0.395% पे, 8.125% आ रहा है, 8.125% आ रहा है, इंटू 94.314, ये 10,097 आ रहा है। ठीक है, ये 10,200 के बराबर ही है आपका, 2-3 रुपये का फर्क ही मायने नहीं रखता। अब यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, हमने यहाँ पर आई थिंक कुछ वैसे लिया होगा, हमारे यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर 10,160 आया था ना। अब देख लीजिएगा, 2-3 रुपये का फर्क मायने नहीं रखेगा। 10,060 आया, प्लस करेंगे 0.395%। ये इसको अब एक काम करना, अलग से करना, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। पूरा एंटायर में लगाना, मेरे ख्याल से इस पे नहीं लग रहा है, इससे कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो आपका एंटायर में पूरा लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देख लीजिएगा अभी आईसी ने कैसे किया, एक और क्वेश्चन है, मैं रुक के देख, आंसर में 2-3 रुपये का फर्क मायने नहीं रखिए, बस मैं देख लेता हूँ आईसी ने कैसे किया अपने। एक और क्वेश्चन है, वहाँ पर इन्होंने कॉन्वेक्सिटी का इस्तेमाल किया है। यस, इन्होंने वैसे ही किया, तो 10197 ही आया है इनका। ठीक है, आप भी ऐसे ही करना, जैसे मैंने ऐसे कराया था ना, वैसे मत करना, अलग अलग से मत निकालना ऐसे। हालांकि दोनों आंसर करेक्ट होना चाहिए, बट एग्जाम में आप क्या करना पता है, आप ये रेट एक्स्ट्रा से पूरा ही निकालना, इसको अंदर ही रखना, इंटू टू। हम आईसी के हिसाब से जाए ना, ज़्यादा बेहतर है। तो आप देखिए, हम ये बोलेंगे 3.865% बढ़ाना है दो बार, 7.73% तो आपका बढ़ेगा, विदाउट कॉन्वेक्सिटी है, इसमें कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट 0.395 कर देंगे, तो 8.125% आए ना। अब ये सीधा इस पे लगाना, तो जो प्राइस आएगा वही आपका मार्केट प्राइस।
आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका है ये हमारा खत्म है सॉल्यूशन। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ एकदम अच्छे से। पहला आपको क्या करना है, प्राइस निकाल लिया, मैक्यूलेस ड्यूरेशन अब आराम से निकालोगे, फिर वोलेटिलिटी निकालना है तो ड्यूरेशन की मदद से वोलेटिलिटी आपने निकाल लिया। अब कॉन्वेक्सिटी निकालना है तो 2% का चेंज से प्राइस क्या चेंज हो रहा है, जो बड़ा वाला वी प्लस छोटा वाला वी माइनस और वी जीरो, तो ये वाला करंट प्राइस रहेगा। तो अब आप सी स्टार निकालोगे, वी प्लस माइनस वी जीरो प्लस वी माइनस माइनस वी जीरो डिवाइड बाय 2 वी जीरो इंटू चेंज इन डेल्टा, आपका चेंज इन यील्ड जो है आपका स्क्वायर आप कर दोगे, आपका इतना आ जाएगा। फिर आप कॉन्वेक्सिटी निकालोगे, सी स्टार इंटू चेंज इन यील्ड स्क्वायर इंटू 100, आपका इतना आ गया कॉन्वेक्सिटी। अब कुछ नहीं करना है, ये कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट ही आपका होना है। तो विदाउट कॉन्वेक्सिटी तो आप प्राइस निकालोगे, नॉर्मल वाला प्राइस आएगा आपका। विद कॉन्वेक्सिटी अगर आपको प्राइस निकालना है तो ये जो मैंने आपको बताया ऐसे करके आपने प्राइस निकाल लिया। और इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखिए 10,200 है, तो अब इसके क्लोज में आ जा रहा है। यानी अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के क्लोज में लेके आना है तो कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट करना होगा आपको, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये देखिए मैंने आगे नीचे रिसर्च भी किया इस पे, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी रखा, पर ये आप इन्हें काम करना, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, आप उससे समझ पाओगे। मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। वोलेटिलिटी बेसिस से मैंने क्या किया, मैंने पहले बोला कि 1% से अगर वाईटीएम अप एंड डाउन जाएगा, जैसे मान लीजिए फिलहाल 10% वाईटीएम है, अगर 1% वाईटीएम गिरेगा तो प्राइस इतना होगा, 1% वाईटीएम बढ़ेगा तो प्राइस इतना होगा वोलेटिलिटी बेसिस। यहाँ पर जो 3.865% लगा दीजिए, 3.875% मैंने लगा, एक ही बात है, ये तो बस सीखने के लिए आपका, ठीक है, सीखने के लिए आपका ये। एक कोई कोई स्टूडेंट ना ऐसे पागल होते हैं ना कि वो नॉन स्टॉप कॉल करेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब एक बार कॉल करके रुक जाए। चलो, तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने जैसे ये बोला 2% से अगर आपका वॉलेट, अगर 2% से वाईटीएम गिरेगा तो प्राइस ही होगा, 2% से वाईटीएम बढ़ेगा तो प्राइस ही होगा। ऐसे करके मैंने फिर नेक्स्ट निकाला, 3% से वाईटीएम गिरेगा तो प्राइस क्या होगा, 3% से बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा। मैंने इन सभी को ग्राफ में प्लॉट किया। तो ये ग्राफ में जब प्लॉट किया तो ये तो स्ट्रेट लाइन आया, क्योंकि हम हर जगह पे स्ट्रेट लाइन ही ले रहे हैं। 1% से गिरेगा तो आपका 3.875 प्लस कर दो, 1% से बढ़ेगा तो 3.875 माइनस कर दो, और अगर 2% से गिरेगा तो इंटू 2 कर दो। पर रियलिटी में जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस देखोगे ऐसा नहीं होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस में आपका जो चेंज है, आप देखिए वो ऐसा नहीं होता है चेंज आपका। अगर 1% से, जैसे आप देखिए 1% से जब गिरा तो चेंज 374 आया, अगर 2% से गिरता आपका 10 से 8 हो जाता तो आपका चेंज इसका डबल नहीं हो रही है। देखिए 374 इंटू 2 आपका कितना आएगा, 748, पर ये 768.5 है। तो इसमें चेंज कुछ अलग रहता है, और इसी वजह से जब इसका मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू का प्लॉटिंग किया तो ये कुछ कॉन्वेक्सिटी, मतलब कॉन्वेक्स बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है। तो इसी के साथ आपका इस प्रकार से आप देखिए जो आपका बेस है 10%, यहां से ये कॉन्वेक्स हो रहा है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, और इसी कॉन्वेक्स को एडजस्टमेंट करने के लिए हम वो कॉन्वेक्सिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि हम तो ये वाला ले रहे हैं, स्ट्रेट वाला हमने लिया था, वोलेटिलिटी बेसिस में हमने लिया था। अब उसी में कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कर दो आप तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू वाला आ जाएगा। तो ये बस था, अभी बताने के लिए नहीं है ज्यादा, आपको इसमें ध्यान भी नहीं रखना, मैं बताऊंगा, नहीं समझना तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप फास्ट फॉरवर्ड एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई कीजिए, और एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से आपको बस ये ध्यान रखना है, ड्यूरेशन आप ड्यूरेशन निकाला, वोलेटिलिटी आप निकालोगे ड्यूरेशन की मदद से, कॉन्वेक्सिटी का आप दोनों फॉर्मूला बता दे, कॉन्वेक्सिटी वंस निकाल दिया आपने, उसके बाद बस आप ये वाला ध्यान रखिएगा। और मैं चाहूंगा आप अभी क्या करना, क्वेश्चन नंबर 17 जो आरटीपी एनटीपी सेक्शन में है, अब आप क्वेश्चन नंबर 17 खुद से ट्राई करना, आपका आराम से हो जाएगा, ये आप सेल्फ करोगे। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला मैक्यूलस ड्यूरेशन के हिसाब से हम निकालिए आफ्टर मेकिंग कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको कॉन्वेक्सिटी निकालना है, फिर आप क्या करोगे, इनिशियल प्राइस मान लीजिए 9431.4 है, उसमें प्लस सबसे पहले तो क्या करोगे, वाईटीएम में चेंज होने से आपका कितना परसेंटेज वोलेटिलिटी जो निकालेगा वो आप लगाओगे, साथ में कॉन्वेक्सिटी पे एडजस्टमेंट करोगे। तो ये आप आराम से अब कर लोगे, ये सॉल्व कर लोगे, डेट्स इट, बस कॉन्वेक्सिटी में इतना ही था। तो मैंने मोटा मोटा मैं नहीं कहता कि मैं एकदम डिटेल में गया, क्योंकि टाइम हमें थोड़ा बचाना, मुझे ऐसा लगता है एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आप लोगों को करवा दिया।